measures responsiveness of quantity demanded due to change in price. यानी कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस. अगर मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है, मेरी प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो लोग उस पे किस तरह से बेटा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. ठीक है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पीईडी का बेटा एक फॉर्मूला होता है, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price level. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price level. अगर मैं इसको further elaborate करूं, so I can also say new quantity minus old quantity divided by old quantity multiplied by 100. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फिर हम बेटा करेंगे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज एन एलैबोरेटेड फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया. अच्छा, अब इसका हमने डिस्कस ये करना है, ये हमें आता तो ऐसा है कि हम निकालते किस तरह से, हम इसकी वैल्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर मैं बोलूं बेटा, अब मेरी बात बेटा गौर से सुनना, अगर मैं बोलूं बेटा पीईडी इज ग्रेटर देन 1, हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेटा उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, सो दिस वुड बी इलास्टिक. Which means that percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price level. जब मेरी प्राइस चेंज हो रही है तो उस पे लोग बहुत रैपिडली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस. तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा इलास्टिक. फिर सेकंड वाला बेटा आपका आ जाता है इफ पीईडी is less than 1. If PED is less than 1 तो बेटा मैं बोलूंगा inelastic. यानी कि people are less responsive to a change in price. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. लोग as such बेटा respond नहीं कर रहे to a change in price, तो इसको हम बेटा इनइलास्टिक बोलेंगे. द वैल्यू विल बी लेस देन 1. ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं मेरे पीईडी की वैल्यू जो है बेटा दैट्स इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर है, तो इसको बेटा हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक का बेटा मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा. क्वांटिटी डिमांडेड मेरी अब भी सेम है, जितनी पहले थी आज भी वही है. इसको मैं अगर थोड़ा सा ग्राफिकली आपको शो करूं तो बेटा मैं ये बात कर रहा हूं, यहाँ पे हम बेटा प्राइस लेवल ले लेंगे, यहाँ पे बेटा हम क्वांटिटी ले लेंगे, ये मेरा होगा डिमांड. अब आप देखिए मेरी प्राइस जैसे जैसे चेंज कर रही है, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टिल द सेम, Q0 पे. इसकी मैं बेटा आपको एग्जांपल दे सकता हूं, लाइफ सेविंग ड्रग्स. क्योंकि ऐसी चीज होती है बेटा कि अगर मैं प्राइस डिक्रीज करूं चाहे मैं प्राइस इंक्रीज करूं, जिस बंदे ने कंज्यूम करना है ही विल स्टिल एंड अप कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट. वो फिर भी कंज्यूम करेगा बिकॉज उसके लिए ये नेसेसिटी बन गई है, वरना मर जाएगा बंदा. तो इट्स एसेंशियल फॉर हिम, उसको ये कंज्यूम करना पड़ेगा. ऐसे केस को बेटा हम एक्सट्रीम केस बोलते हैं इलास्टिसिटी में. परफेक्टली इनइलास्टिक PED इज इक्वल्स टू 0. फिर बेटा हमारे पास आ जाता है PED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. इसका मतलब ये है बेटा कि जब मेरी प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ज्यादा फर्क आ गया कि आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट इट. वैल्यू चलती जा रही है, थोड़ी सी प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया. तो इसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से होगा, दिस विल बी प्राइस, दिस विल बी क्वांटिटी, और ये मेरा डिमांड कर्व होगा. ठीक है बेटा. लास्ट हमारे पास बचता है बेटा, जो हमारे पास लास्ट बचता है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम बोलते हैं PED इज इक्वल्स टू 1.
इसका मतलब ये है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जितने से बेटा मेरी क्वांटिटी चेंज हो रही है उतने ही प्रोपोर्शनेट से बेटा मेरी प्राइस भी चेंज हो रही है. अब आप बोलेंगे सर एग्जांपल देते हैं. लेट्स सपोज मैंने 5% से अपनी प्राइस बढ़ा दी. 5% से बेटा मैंने अपनी प्राइस बढ़ाई तो मैंने बोला ये कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बेटा 5% से कम हो गई. टोटल रेवेन्यू में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा. टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज ही नहीं आया. इसको बेटा हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक. अब इसको कॉपी कर लो और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो. So it will be a diagonal going upwards, right? Yes, बेटा. कॉपी कर लिया जी. नीचे वाला भी जी. ओके बेटा लेट्स मूव ऑन. ठीक है बच्चों यहां तक क्लियर है? सबको समझ आया? Yeah. अच्छा चलें भाई लेट्स मूव ऑन. यहां तक हमने डिस्कस कर लिया. हमें समझ आ गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. PED measures responsiveness of quantity demanded due to a change in price. हमें उसकी वैल्यूज भी समझ आ गई. अब हमें इसकी रेलेवेंस समझनी. पेपर में वो आपसे ये नहीं पूछेगा PED क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. पेपर में वो आपसे बेटा पूछेगा कि इसकी रेलेवेंस क्या है, यानी कि प्रोड्यूसर को इसका फायदा क्या है. हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए बेटा सबसे पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू बेटा क्या होता है आपका? रेवेन्यू बेटा होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जो है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है. अब रेवेन्यू जो है वो हर प्रोड्यूसर का बेटा एक ऑब्जेक्टिव होता है. Their objective is to maximize revenue कि यार हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकें. अब उसके लिए प्रोड्यूसर को प्राइसिंग करनी पड़ती है. प्राइसिंग करने से पहले प्रोड्यूसर को ये सोचना पड़ता है कि यार मेरे प्रोडक्ट की नेचर क्या है. इज इट इलास्टिक, इज इट इनइलास्टिक, इज इट परफेक्टली इनइलास्टिक. तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि यार मैं प्राइसिंग किस तरह से रखूं, मैं प्राइस बढ़ाऊं, मैं प्राइस डिक्रीज करूं. तो वी हैव टू मेक बजट्स. ठीक है बेटा. अब यहां पे चलते हैं. लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं. लेट्स सपोज मैंने बोला कि इनिशियली मेरी प्राइस थी 10. मैं TR लिख रहा हूं, TR0. जो मेरा इनिशियल रेवेन्यू था वो कुछ ऐसे था. इनिशियल जो बेटा मेरी प्राइस थी दैट वाज $10. और मैंने बोला मैंने 100 यूनिट्स बेचे. मैंने बेटा 100 यूनिट्स बेचे. 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा बेटा मेरे पास आंसर आएगा $1000. ये मेरा इनिशियल रेवेन्यू हो गया. फिर बेटा मैंने बोला TR1. अब मेरी प्राइस गिर गई है. लेट्स सपोज मेरी प्राइस डिक्रीज हो गई है. नाउ इट्स $8 मल्टीप्लाई बाय 120. इट्स 0 2 16 1 8 9 960. तो मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो बेसिकली सर डिक्रीज हो गया. बात हमें समझ आई. अब आप बोले सर इसको ग्राफिकली भी शो कर दें. मैं आपको इसको ग्राफिकली भी शो करके दिखा देता हूं. कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ग्राफ. दिस विल बी माय क्वांटिटी, दिस विल बी माय डिमांड. ये बेटा हमारा P0 होगा. ठीक है बेटा. ये बेटा हमारा P1 होगा. लेट्स सपोज दिस इज $10, दिस इज 8. ये हमने बोला 120 है और ये है बेटा 100. और ये भी बता देते हैं दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1. ठीक है बेटा. अब इसकी हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसकी जल्दी से बेटा कैलकुलेट करें और मुझे बताए कि इसका PED क्या है, ये प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. फॉर्मूला अप्लाई करके.
technically I like it's elastic, लेकिन I don't know how to calculate it properly. Like मुझे उसमें confusion हो जाता है थोड़ा सा. ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ. देखिए, इसको करने का तरीका ये है कि पहली चीज तो हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए. फॉर्मूला क्या है? Formula वैसे याद मुझे, but मुझे apply नहीं करना आता. Like मुझे maths में थोड़ा सा confusion होता है. Hello? जीरो का मतलब है तो उस पे हमारा रेवेन्यू कितना था. जी बेटा, आवाज आ रही है? Yeah. हेलो. हाँ, तो बेटा TR जीरो का मतलब होता है हमारा इनिशियल रेवेन्यू. जब हमारी प्राइस पुरानी थी तो उसमें हमारा रेवेन्यू कितना था वो हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 1000. अब हमें इसका PED कैलकुलेट करना है. PED बेटा कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखते हैं हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी है. जब मेरी प्राइस चेंज हुई तो बेटा न्यू क्वांटिटी मेरी हो गई 120 माइनस ओल्ड क्वांटिटी बेटा हमारी कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है बेटा, अब इसको कर ले सॉल्व. अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. दिस वुड बी 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. क्या आंसर आएगा? 20. जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज 100 और 100 कैंसिल. बिल्कुल, क्योंकि 100 और 100 बेटा कैंसिल हो जाएंगे ना. तो 100 और 100 को हमने कैंसिल कर दिया एंड वी विल बी लेफ्ट विद 20. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं. हमने इसमें क्या किया है? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100. न्यू क्वांटिटी बेटा हमारे पास 120 थी जब मेरी प्राइस डिक्रीज हुई थी. ओल्ड क्वांटिटी बेटा मेरे पास 100 है, तो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ गया 20. अच्छा, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फिर हम आगे चलते हैं. आगे गए तो अब हमें देखना ये है कि यार हमारी प्राइस में कितना चेंज आ रहा है. प्राइस पुरानी कितनी थी? पुरानी प्राइस सर 10 थी, न्यू प्राइस हमारे पास 8 है. तो हम यहां कर देते हैं 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100. दिस वुड बी बेटा -2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 और 0 को कैंसिल कर देंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद -20. ऐसे ही है बेटा? ऐसे ही है ना? तो अब हमें इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है. अब हम इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता ये चला कि हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा 20 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल है बेटा 20. तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1. समझ आया बेटा? क्लियर है? आगे बढ़े जी. अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं. मैंने आपसे बोला कि यार अब हम बात कर लेते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक. अब लेट्स सपोज यार हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर है परफेक्टली इनएलास्टिक. वो मैंने पीईडी कैलकुलेट किया तो मुझे पता चल गया परफेक्टली इनएलास्टिक गुड है. परफेक्टली इनएलास्टिक गुड है तो सर इसका ग्राफ कैसे होगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूं आपके सामने. ठीक है बेटा, this would be price, this would be quantity. ठीक है, अब आप देखो प्राइस मेरी बढ़ रही है, P0 से P1 पे जा रही है. फिर मैं P2 पे भी ले जाऊं तो भी वो मेरा जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो रहा है. तो बेटा ऐसे केस में मैं बोलूंगा ये कि देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. बेटा नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. लाइफ सेविंग ड्रग्स एग्जांपल हम दे सकते हैं. लाइफ सेविंग ड्रग्स. ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे ये कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू प्रोड्यूसर शुड इंक्रीज द प्राइस. अगर हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचें
तो उसको प्राइजेस बेटा बढ़ानी चाहिए है, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा वो प्राइजेस बढ़ाएगा उतना ज्यादा से ज्यादा उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। अब आप बोले सर कुछ एग्जांपल दे दें, मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये देखो, मैंने बोला दिस इज प्राइस 10 एंड दिस इज प्राइस 12, ठीक है, एंड दिस इज 100। अब इसका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। TR0 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 और TR1 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 100। 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर बेटा मुझे टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 1000 का, और यहाँ पे बेटा मुझे मिल रहा है 1200 का। और जैसे जैसे ये प्राइस और ज्यादा बढ़ाता रहेगा उसका रेवेन्यू और ज्यादा मैक्सिमाइज होता रहेगा, रेवेन्यू उसका बढ़ता रहेगा। ये कैसे गुड्स हैं? ये बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि मैं बोलूं कि यार इसकी ऑल्टरनेट में मैं दूसरी मेडिसिन खा लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो जो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है वही आपको कंज्यूम करना पड़ता है, यू हैव नो चॉइस, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो इस मामले में कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस एंड अर्निंग सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर है बेटा, ये समझ आया? और इसका याद रखें, जब भी ऐसे ग्राफ होगा दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, और बेटा इसका जो PED है दैट वुड बी इक्वल टू 0। हमेशा हमेशा इसका PED 0 के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो हम ये भी कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू राइजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। आप लोग लिख लो अपने पास, ये ग्राफ बनाओ पहले और उसके नीचे लिख लो टोटल रेवेन्यू राइजेस, टोटल रेवेन्यू राइजेस as price increases, as price increases। direct relationship between price and total revenue, direct relationship between price and total revenue। सही बात है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ रही है बेटा आपका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिखा दी। इनिशियली जब मेरी प्राइस 10 थी तो मेरा रेवेन्यू 1000 का था, फिर जब मेरी प्राइस बेटा 12 हो गई तो अब मेरा रेवेन्यू 1200 का हो गया। देख लिया जी। अब आगे चलते। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब ये है कि यार मेरी कंजम्पशन में कुछ तो फर्क आ रहा है, बट ऐसे नहीं हो रहा कि लोग बिल्कुल ही कंज्यूम करना छोड़ रहे, ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। मैंने क्या बोला था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। बेटा ठीक है, दिस वुड बी माय प्राइस, दिस वुड बी माय क्वांटिटी, ये मेरा डिमांड कर्व है, दैट्स Q0, दिस इज Q1 एंड लेट्स सपोज दिस इज P0 एंड दिस इज P1। तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज माय गेन रीजन, और बेटा ये वाला जो है वो मेरा लॉस रीजन हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो आपको देख के क्या समझ आ रहा है कि गेन रीजन ज्यादा है या लॉस रीजन ज्यादा है? गेन ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ इफ आई इंक्रीज माई प्राइजेस बाय 20%, बेटा मैंने अपनी प्राइजेस जो है वो 20% से इंक्रीज कर दिया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सिर्फ 5% से डिक्रीज हुई है। इट हैड ओनली डिक्रीज बाय 5%। अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेटा मेरा कितना आया, मैंने कर दिया कैलकुलेट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेटा मेरा आया है 5%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल आया बेटा 20%। 20
तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल। ये हमने किया तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 which will be 0.25। और मैंने आपको बेटा ये बताया था कि when our product is inelastic the value is less than 1। तो हमारा प्रूफ हो गया कि अच्छा जी less than 1 है, 0.25 is less than 1। So we will say that percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price level। Percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price level। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? Yeah. और देखा जाए तो हमें समझ भी आ रहा है कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है। प्रोड्यूसर बेटा बेसिकली ये कर रहा है कि ही इज इंक्रीजिंग हिज प्राइसिंग by 20% and the quantity demanded is only decreased by 5%। इसका मतलब ये है कि 20 is greater than 5। Percentage change in quantity demanded is less than 5, sorry is less than percentage change in price। हमें ये बात समझ आ गई। वो 5% से कम हो रही है जब आप प्राइसेस अपनी 20% से बढ़ा रहे हो। तो हमें एक यहाँ पे फिनोमेना समझ आया। फिनोमेना बेटा हमें ये समझ आया कि in order to maximize revenue producer should increase the pricing। in order to maximize revenue producer should increase the prices। in order to maximize revenue producer should increase the prices। क्लियर है बेटा? Yeah. आगे चलते हैं जल्दी से। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से दिखता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। This will be demand, this will be my quantity, this will be my price। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी आपकी P0, ये हो जाएगा बेटा आपका P1, P0, P1, Q0 and Q1। Let's suppose I'm decreasing my prices by 10% and my quantity has increased by 10%। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है बेटा 10%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल कितना है बेटा 10%। दिस वुड बी इक्वल टू 1। अब बात हमें समझ में ये आई है कि ऐसे केस में प्रोड्यूसर अगर प्राइसेस को चेंज करता है, प्राइसेस को बेटा इन्फ्लुएंस करता है, तो उसके रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? इस वजह से बिकॉज इफ ही इज डिक्रीजिंग प्राइसेस बाय 10% तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, जब उसने प्राइसेस डिक्रीज किए 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज बाय 10%। यानी कि अगर उसने एक जगह से अपना मुनाफा थोड़ा कम किया है तो कस्टमर्स उसके 10% से बढ़ गए, तो रेवेन्यू उसका 10% से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन प्राइसेस भी तो डिक्रीज हो रही है 10% से, तो रेवेन्यू 10% से डिक्रीज एक केस में हुआ, दूसरे केस में 10% से बढ़ गया। मैं बोल ये रहा हूं -10 + 10, इसका आंसर बेटा होगा 0। तो जो इंपैक्ट हमारे टोटल रेवेन्यू पे बेटा पड़ रहा होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपके सेम प्रोपोर्शनेट से इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हम ये फिनोमेना बना सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल। जितने से आप अपनी प्राइस चेंज कर रहे हो उसी सेम प्रोपोर्शनेट से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? Yeah. Total revenue remains unchanged। TR is equals to unchanged। टोटल रेवेन्यू हमारा चेंज नहीं हो रहा। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। ये बेटा ऐसा केस है जिसमें मैं बोल ये रहा हूं कि आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आपका प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं।
यानी कि आप थोड़े से प्राइस को इन्फ्लुएंस करोगे, लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव्स, दूसरे सब्स्टिट्यूट्स की तरफ स्विच कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे केस में आपका पीईडी किस तरह से होता है वो हम देखें। इसको हम बोलते हैं relatively elastic। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दिस विल बी माय प्राइस लेवल, दिस विल बी माय क्वांटिटी, ये मैं बोलूंगा मेरा डिमांड कर्व होगा। लेट्स सपोज दिस इज P0 एंड दिस इज P1 और मैं अपनी प्राइसेस डिक्रीज कर रहा हूं बाय 10%, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई बाय 15%, दैट्स अबाउट 20%। ठीक है, समझ में ये आया कि जब मैं प्राइसेस अपनी डिक्रीज कर रहा हूं बाय 10% तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है बाय 20%। 20% से बेटा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पीईडी विल बी ग्रेटर देन 1। कैसे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल कितना है बेटा 10, 0 और 0 कैंसिल हो गया, पीईडी वुड बी इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? ये इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ गया +2। हमें ये पता है कि पीईडी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीईडी इज ग्रेटर देन 1। ये चीज ये डिनोट करती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है बेटा वो इलास्टिक है। एज प्राइस इंक्रीज डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस मच मोर। अब आप खुद सोचें, जब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मार्केट में कंपेटिटर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार एक बंदा भी अगर अपनी प्राइसेस थोड़े से प्रोपोर्शनेट से डिक्रीज करेगा तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट की बेटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। मैं हाँ बोले बोले जी बेटा। नहीं, I was just asking if you said कि अगर कम हो कि if we reduce the price or we increase। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं एक एग्जाम, इसको कॉपी कर लिया ना आपने? जी कॉपी कर लिया बेटा? ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोक वर्सेस पेप्सी। हम इनको सब्स्टिट्यूट्स कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोक ने जो है बेटा अपनी प्राइस डिक्रीज किया। ये डिमांड कर्व है, क्योंकि इलास्टिक है, आपको पता है सब्स्टिट्यूट्स है तो इलास्टिक तो हो गई। बहुत बहुत गहरे सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। अगर एक चीज जो है वो महंगी हो जाएगी तो दूसरे की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा, अगर एक चीज सस्ती हो जाएगी तो दूसरे की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा। ये मैं बोल दूंगा क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, एंड दिस विल बी माय प्राइस लेवल। ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ पे बोला P0 है बेटा, एंड दिस वुड बी P1। मैंने बोला कोक ने अपनी प्राइस डिक्रीज की है, लेट्स सपोज बाय 10%, यानी कि कोक अपना रेवेन्यू छोड़ रहा है 10% से, लेकिन उसको फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है, लेट्स सपोज बाय 15%। बाय 15%। अब इसका बेटा पीईडी हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज इक्वल्स टू 15 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल दैट इज इक्वल्स टू 10। 15 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे बेटा, मेरे पास आ जाएगा 1.5। 1.5 is greater than 1। इसका मतलब ये है कि as price decreases quantity demanded rises by much more, total revenue increases। तो कोक ने अच्छा काम किया है अपनी प्राइसेस डिक्रीज करके, लेकिन इसका इंपैक्ट बेटा पेप्सी पे क्या पड़ेगा? पेप्सी ने अपनी प्राइस को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं किया, पेप्सी की प्राइस इज स्टिल द सेम। तो मैं बोलूंगा ये कि पेप्सी के साथ कुछ इस तरह से होगा। इसका डिमांड कर्व है, इट्स डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। D0 से बेटा D1 पे चला जाएगा। ये आपकी बेटा प्राइस लेवल हो जाएगी। Y एक्सिस पे, X एक्सिस पे बेटा आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। इसको ड्रॉ कर लें। And leftward shift, yeah. Leftward shift।
दिस विल बी माय क्वांटिटी, दिस विल बी माय प्राइस। यहाँ पे बेटा मैं पेप्सी की बात कर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज both of these goods are substitutes, alternatives.